भाभी आपने मेरे लिए अभी तक खाना नहीं बनाया। अरे देवर जी, मैं तो रोजाना ही खाना बना देती हूँ, लेकिन अब मैं भी थक गई हूँ। कब तक तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? तुम अपना खाना बनाने वाली को लेकर क्यों नहीं आ रहे हो? ये क्या भाभी, आप तो मुझे खाने का ताना दे रही हो। गलत समझ रहे हो देवर जी, ताना नहीं दे रही हूँ, बल्कि ये कह रही हूँ कि अब मैं कब तक इस घर की बहू बनकर रहूं? अब मुझे जेठानी बनना है। जेठानी कब बना रहे हो मुझे? बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू। अब इस घर के अंदर छोटी बहू आ जानी चाहिए, जो तेरा काम में हाथ बटाए। आज ही पंडित को मैं विपिन की कुंडली दे दूंगी, जिससे वो कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता बताएंगे। अरे माँ जी, क्यों मेहनत कर रही हो? इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, लड़की तो मिल चुकी है, बस शादी करवाने की देरी है। अरे भाभी क्या कह रही हो, चुप हो जाओ। नहीं देवर जी, आज हम चुप नहीं रहेंगे। बताते क्यों नहीं हो माँ जी को कि आपने लड़की पहले ही पसंद कर ली है और आप उससे बहुत प्यार भी करते हो? अरे बेटा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या बड़ी बहू सही कह रही है? हाँ माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। दरअसल मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं ये आपको बताना तो चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको कुछ बता पाता। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर लड़की सुंदर सुशील हुई तो मैं तेरी शादी करवा दूंगी। विपिन ये सुनते ही अपने मन में सोचता है, सुंदर और सुशील। हाँ, अरे मेरी गर्लफ्रेंड सुंदर तो बहुत है। रही बात सुशील की, तो ये मुझे पता नहीं है। माँ को अपनी गर्लफ्रेंड की सूट वाली फोटो दिखा देता हूँ। हाँ। विपिन विशाखा की सूट वाली फोटो दिखाता है, जिसे देखकर सुजाता बहुत खुश होती है। अरे वाह, बहुत सुंदर और संस्कारी लग रही है। ठीक है बेटा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह सुजाता विशाखा के माता पिता से शादी की बात कर लेती है। कुछ ही समय में अब वैष्णवी की देवरानी विशाखा घर में आती है। वो मॉडर्न थी और अपनी हर एक चीज पर बहुत ध्यान दिया करती थी, लेकिन वहीं वैष्णवी का रहन सहन गांव की औरतों जैसा था। जब वो अपनी देवरानी को देखती है तो उसका भी उसकी तरह रहने का मन करता है। अरे देवरानी जी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से ली है? ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी। सुंदर है ना? पूरे 4,000 की है। जितने की है उस हिसाब से सुंदर भी तो है। एक साड़ी मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो, मुझे भी ऐसी साड़ी पहननी है। जेठानी जी, मैं साड़ी ऑर्डर तो कर देती, लेकिन दरअसल बात यह है कि ये वन टाइम साड़ियां हैं, यानी कि इनका एक ही डिजाइन होता है, दूसरा कोई नहीं होता। अब इसके जैसी तो नहीं मिलने वाली, पर हाँ कोई दूसरी मिल सकती है। ये सुनकर वैष्णवी अपने मन में सोचती है, इसका मतलब यह है कि मेरी देवरानी चाहती ही नहीं कि मैं उसके जैसी साड़ी पहनूं। वैसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस साड़ी के जैसी और कोई साड़ी ही ना हो। मेरी देवरानी सोच रही है कि मैं उसकी जैसी साड़ी खरीद नहीं सकती, लेकिन मैं अपने पति से ऐसी साड़ी मंगवा लूंगी। वैष्णवी उस समय तो विशाखा से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है, जहां वो अपने पति से आकर कहती है, संजीत जी, मेरे लिए एक साड़ी ऑर्डर कर दो। अरे कर तो दूंगा, पहले ये तो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है साड़ी पहनकर। ये क्या, मैं घर में कोई अच्छी साड़ी नहीं पहन सकती हूँ क्या? अरे हाँ हाँ पहन सकती हो। चलो बताओ कैसी साड़ी चाहिए तुम्हें। जैसी आज देवरानी ने पहनी है वैसी ही, पर वो 4,000 की है। आप मेरे लिए 10,000 की ऑर्डर कर दीजिए। घर में पहनने के लिए 10,000 की साड़ी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? आज ये बात हो गई क्या संजीत जी? आप मेरे लिए साड़ी ऑर्डर नहीं कर सकते क्या? इसलिए आपने मुझसे शादी की थी कि आप मेरे अरमानों का गला घोट दोगे? अच्छा बाबा, तुम जीती। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 10,000 की साड़ी कर दूंगा ऑर्डर। संजीत के मुंह से यह सुनते ही वैष्णवी बहुत खुश होती है। 1 से 2 दिन में वैष्णवी की साड़ी आ जाती है। वो इतनी भारी भरकम साड़ी पहनकर घर में यहां से वहां घूमने लगती है। विशाखा, देखो कैसी लग रही है मेरी साड़ी। अच्छी है, लेकिन इतनी भारी साड़ियां तो किसी अच्छे फंक्शन में ही पहनना चाहिए। आपने ये क्यों पहनी? अभी कहीं जा रही हो? वो मेरा मन कर रहा था इसलिए पहन ली। पता है कितने की है? पूरे 10,000 की है। तुम्हारी 4,000 वाली साड़ी से भी सुंदर है ना? सही कहा आपने। विशाखा वैष्णवी की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, पर कुछ दिन बाद विशाखा अपने सोने के गहने पहनकर उनकी फोटो खींचती है और सोशल मीडिया पर डाल रही होती है। ये सब वैष्णवी देख लेती है। अरे देवरानी जी, तुम ये क्या कर रही हो? जेठानी जी, मैं अपने सामान वाली फोटो सोशल मीडिया पर डाल रखी है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट। ये सब क्या होता है देवरानी जी? ये सोशल मीडिया है, यहाँ पूरी दुनिया आपको देख सकती है। बहुत अच्छा लगता है ये सब करके। लोग हमारी फोटोज पर लाइक और कमेंट करते हैं। अच्छा ये बात है, तुम्हारा फोन भी अच्छा है। हाँ, क्योंकि ये आईफोन है, आईफोन 14। अगली बार मैं आईफोन 15 प्रो लूंगी। अच्छा, आईफोन 15 प्रो तो तुम्हारे जेठ जी ही मुझे दिला देंगे। लेकिन जेठानी जी, वो फोन थोड़ा महंगा है।
अरे मेरे वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, जो कहूंगी वही दिला देंगे, देखना। वैष्णवी अपनी देवरानी की नकल करने के लिए उससे अच्छा फोन मंगवाने के चलते अपने पति के सारे काम उसके बोलने से पहले ही करने लगती है। जैसे ही उसके कपड़े धोकर प्रेस करके रखना, उसके कहने से पहले उसे खाना दे देना और भी बहुत सारे काम। दाल में कुछ काला लग रहा है, क्या हुआ? इतनी सेवा क्यों हो रही है मेरी? हाँ, अच्छा तो आप समझ गए हो संजीत जी, दरअसल मुझे एक फोन चाहिए। मैं सोच रहा था कि तुम्हें कुछ चाहिए होगा, तभी तुम इतनी मेहनत कर रही हो। खैर, फोन तो मैं तुम्हें दिलाने ही वाला था। ये सुनकर वैष्णवी बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ तो फिर दिला दो मुझे आईफोन 15 प्रो। ये सुनते ही संजीत की सांस अटक जाती है और वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ, तुम्हारी जुबान पर ताला लग गया है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ये नाम तुम्हें किसने बताया आईफोन 15 प्रो? तुम्हें पता है कितना महंगा फोन है? इतना महंगा फोन लेकर तुम क्या करोगी? मैं अभी देवरानी की तरह इंस्टा, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप चलाऊंगी और सोशल मीडिया पर रहूंगी और अपनी फोटोज खींचकर उस पर डालूंगी। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें आईफोन 15 प्रो दिलवाऊंगा। यह सुनकर वैष्णवी का मुंह बन जाता है, जिसके चलते वो संजीत से बात भी नहीं करती और 2 दिन तक खाना भी नहीं खाती, मानो जैसे उसने अपने मुंह पर मौन व्रत रख लिया हो। यह सब देखकर संजीत हार जाता है। ठीक है बाबा, तुम जीती और मैं हारा। मैं तुम्हें आईफोन 15 प्रो दिला दूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, अब तो मैं डबल खुश हूँ। शुक्रिया पतिदेव जी। इस तरह अपनी देवरानी की नकल करके वो संजीत से आईफोन 15 प्रो खरीदवा लेती है, जिसके बाद वो अपने सोने के गहने निकालती है, लेकिन उसके गहने उसकी देवरानी के आगे हल्के लग रहे थे। इसी के चलते वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, देवरानी के लिए इतने भारी भारी गहने और मेरे गहने देखिए कितने सस्ते और कम वजन के। मुझे भी उनके जैसे ही गहने चाहिए, इन्हें तुड़वाकर थोड़ा और भारी बनवा दो। अरे बाबा, अभी तो ये गहने नए ही हैं, तुमने पहने भी नहीं है, इतनी जल्दी क्या है इन्हें तुड़वाकर भारी बनवाने की? माँ जी, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मेरे पास ज्यादा और भारी गहने होने चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो? फिर क्या था, सुजाता जब अपनी बड़ी बहू की ऐसी बातें सुनती है तो वो उसके गहने तुड़वाकर और भारी बनवा देती, जिसमें उसका काफी सारा पैसा लग जाता है। इसी के चलते जब वैष्णवी के पास आईफोन 15 प्रो फोन होता है तो वो अपने गहने पहनकर उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल देती है। इसी के चलते आसपास के चोरों को इसकी खबर पड़ जाती है और वो चोरी करने के लिए वैष्णवी के कमरे तक पहुंच जाते हैं। जब रात को वैष्णवी अपने पति के साथ कमरे में सो रही होती है तो इस बात का फायदा उठाकर उसके घर से सारे गहने और आईफोन 15 प्रो चोरी करके चोर ले जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, अरे मेरा फोन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। संजीत जी, आपने मेरा फोन देखा है कहीं? नहीं, मैंने तुम्हारा फोन नहीं देखा। ध्यान से देखो कहां रखा है तुमने। वैष्णवी पूरे घर में ढूंढती है लेकिन उसे कहीं कोई फोन दिखाई नहीं देता। तभी उसका ध्यान उसकी अलमारी पर भी पड़ता है, जो कि खुली थी। जैसे वो अलमारी के लॉकर को देखती है, वो पूरा खाली होता है, जिसके चलते वो सिर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे गहने कहाँ चले गए? ऊपर से मेरा आईफोन 15 प्रो फोन भी नहीं मिल रहा। कहाँ गया सब कुछ? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे पास एक लोहे की कील भी नहीं बची। वैष्णवी को इस तरह रोते हुए की आवाज सुनकर सभी घर के सदस्य उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। जब सभी को यह पता चलता है तो संजीत गुस्से में आकर वैष्णवी से कहता है, ये जो भी कुछ हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे तुम्हारी वजह से ये सारे गहने चोरी हो गई। किसने कहा था तुम्हें सोशल मीडिया पर इतने भारी गहनों की फोटो डालने के लिए? जैसी चोरों को इसकी खबर मिली होगी, उन्होंने मौके का फायदा उठाकर सारे गहने और साथ में तुम्हारा फोन चोरी करके ले गए। अब तुम्हारे पास बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं बचा। अरे ये सब तुमने अपनी देवरानी की नकल करने की वजह से किया ना। आज अगर तुमने विशाखा की नकल न की होती तो ऐसा कभी नहीं होता। यह सुनते ही वैष्णवी को अपनी गलती का एहसास होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे अपनी देवरानी की हर एक चीज में नकल करनी थी और इसी वजह से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं अपनी देवरानी की कभी भी नकल नहीं करूंगी। इस तरह वैष्णवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति और देवरानी से माफी मांगती है। उस दिन के बाद से वो अपनी देवरानी की नकल करना हमेशा के लिए बंद कर देती है और अपने परिवार में सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।